अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री 9 क्लास के लेक्चर नंबर 3 में हम स्टडी करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपको इसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लिखवा दूं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ हम एटॉमिक नंबर ही। केमिस्ट्री की मिस बोलती हैं कि केमिस्ट्री के सर बोलते हैं कि जी पीरियोडिक टेबल याद कर लें। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं 118, तो वो किस बेस पे क्लासीफाई हैं, कि मतलब उनको किस तरह से रखा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब उनका एटॉमिक नंबर जो है। अब एटॉमिक नंबर से मुराद क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में, अब एक जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और कुछ शेल्स होते हैं। अंडरस्टैंड। जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन क्या करता है? जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसके अलावा जो शेल्स होते हैं उनमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंडरस्टैंड। बात दरअसल ये है कि जो क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में दी गई है, मतलब एलिमेंट्स को रखा गया है, तो वो इस बेस पे रखा गया है कि जिसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में, उसे उस नंबर पे रखा जाएगा। लेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, तो अगरचे ये नंबर 1 पे आता है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1। अंडरस्टैंड। लेट फॉर एग्जांपल सोडियम 11 नंबर पे आता है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 11। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास 17 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 9 प्रोटॉन हैं। अब एक बात और भी याद रखिएगा कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, उतने ही क्या होते हैं? उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं कहा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे उतने ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशनशिप बता रहा हूँ आपस में। न्यूट्रॉन को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। वो मास, अब आगे जाके हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, या हम इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं एटॉमिक नंबर को। और दूसरी बात, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो वो याद रखिएगा Z से। अंडरस्टैंड। तो Z कहीं भी लिखा मिलेगा आज के बाद तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एटॉमिक नंबर। अब जो दूसरी बेस टर्म है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, वो है एटॉमिक मास। अंडरस्टैंड। एटॉमिक मास से मुराद क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब है कि देखें, मैंने आपको क्या कहा कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नॉन एज एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अब इस बात में याद रखिएगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का नहीं कहा। अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें इस केस में, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास अब क्यों काउंट नहीं करते जी? अब एटम में लेट फॉर एग्जांपल एक डब्बा है मेरे पास जो कि मासलेस है, जिसके पास कुछ भी वज़न नहीं है। अंडरस्टैंड। अब मैं इसमें 10-10 किलो की 2 बॉल्स रख लूँ या 3, याद रहे कि डब्बा मासलेस है। अंडरस्टैंड। मासलेस है और इसमें मैंने 3 बॉल्स रखी जिनका वज़न क्या है? 10-10 किलो। तो मैं कहूँगा कि इस बॉक्स का वज़न कितना है? तो आप क्या कहेंगे कि जी 30 किलो। वैसे ही अगरचे मैं कहता हूँ कि एक एटम का वज़न कितना है, एटॉमिक मास क्या है इसका, तो उसमें जो जो चीज़ें होंगी आप उन सारी चीज़ों को मिला के कहेंगे कि जी ये तो चीज़ एक ऐसी है जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन का मास ही
इस एटम का मास होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, तकरीबन 1837 मरतबा प्रोटॉन से मेरे ख्याल से जी, तो ये हल्का होता है, तो इस वजह से ये मास लेस कहलाता है। अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास होगा 23। ये आपको एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल में से, कोई भी ट्रिक नहीं है। और फ्लोरीन या किसी भी एटम को, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन को ले लें तो 17 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। तो वो प्रोटॉन्स को मिला के और न्यूट्रॉन्स को मिला के उसका वज़न बताया जाता है। अच्छा, ये फ्रैक्शन में इस वजह से वैल्यू आती है क्योंकि ये दूसरा कॉन्सेप्ट है एक इम्पॉर्टेंट, सो इसे अभी आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ यही याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द मास, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, इसे हम ए से जाहिर करते हैं। अंडरस्टैंड। इसको एटॉमिक नंबर को जेड से, एटॉमिक मास को ए से, और जो दूसरी बात यह है कि एटॉमिक मास को हम, ये मैंने अभी बताया कि किसी भी एटम के, देखें एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं तो जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन से, तो ए इज व्हाट? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बारी आती है तीसरी टर्म जो कि है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखें, अभी मैंने केमिकल फार्मूला नहीं पढ़ाया, तो मॉलिक्यूल कोई भी ऐसी चीज़ होती है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं मॉलिक्यूल पढ़ा चुका हूँ शायद, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला वगैरह नहीं पढ़ाया। तो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी मॉलिक्यूल का मास, जैसे एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास से मुराद किसी भी एटम का। लेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक सिंगल एटम है, सोडियम सिंगल एटम, फ्लोरीन सिंगल, ये एक एटम है, ओके। लेकिन लेट फॉर एग्जांपल H और Cl कंबाइंड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे जुड़े ये आपस में, क्योंकि हमने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ा, तो जब हम पढ़ेंगे भी ये फर्स्ट चैप्टर है। तो HCl इज़ व्हाट? मॉलिक्यूल। तो इसका जो मास होगा, लेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है 35.5, तो इन दोनों का जो मास होगा 36.5, ये होगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी एटम में सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इसका एटॉमिक मास हमने ऐड किया 1, किसमें? क्लोरीन के एटॉमिक मास में। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, सही है, तो वो उसका एटॉमिक मास होता है। अब फॉर्मूला मास देखें, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हम कोवेलेंट कंपाउंड के केस में डिस्कस करते हैं। या आपको, अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपने अभी तक बेसिक सीख ली केमिस्ट्री की, तो ये मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके केस में होगा? कोवेलेंट कंपाउंड के। और ये जो फॉर्मूला मास होगा ये आयोनिक कंपाउंड के। तो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल अब नज़र आ जाए तो वो आयोनिक कंपाउंड होगा, ओके। और जिसमें दोनों नॉन मेटल हों तो वो कौन सा होगा? कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड के, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, सो ये होगा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। इसका है एटॉमिक मास 23 प्लस इस एटम का मास कितना है? 35.5। तो जब हम इसे लिखते हैं तो ये 58.5 हो जाएगा। तो ये जो मास हमारे पास आएगा इसे हम कहेंगे फॉर्मूला मास। अंडरस्टैंड। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे किसी भी चीज़ को हम, जैसे हम केमिस्ट्री में ना एक एटम, जैसे क्लोरीन का एक एटम, और अगर क्लोरीन के ढेर सारे, अच्छा मैं ये कैसे बताऊँ, इसको छोड़ दें बस। आप जो मैंने बातें बताई हैं वो आप याद रखेंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह।